सीडेट 9 दिसंबर 2018। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सीडीपी का दिया हुआ है, और ये पेपर 1 का 1 to 5 के लिए है। तो देखते हैं क्या क्या सब क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसमें सबसे परफेक्ट है कि एक टीचर के लिए होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो सही से अच्छा एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आराम के लिए उसको जगह बनाना, और जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से बहुत अच्छे से जहाँ पर सीख जाए। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड नंबर का क्या है। तो सेकंड नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित एक योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी कोई ठीक नहीं लग रहा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, ये भी कोई ठीक नहीं। अगर बच्चे से परे रहेगा तो बच्चे उससे सीखेंगे क्या, कुछ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है आपका। 3 नंबर का है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि इसमें देखिए अगर ऐसे इस टाइप का रहता है तो उसको कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे बच्चे काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये 3 का लग रहा है राइट। 4 का देखिए अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री कक्षा सामग्री, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका 2 का राइट आंसर हो गया आपको 3। 2 का क्या हो गया, 2 का राइट आंसर हो गया आपको 3 नंबर का राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें देख सकते हैं आप पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे बेस्ट वर्णन क्या कर सकता है। फर्स्ट नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ये 3 का बाद बाकी 2 ऑप्शन वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन संदर्भ में सामग्री में से एक है। तो इसका 3 का आपको राइट आंसर फर्स्ट नंबर का ही होगा। बाद बाकी उधर जो 2 और दिया हुआ है वो आपको दिखा देते हैं, तो वो नहीं होगा। इसका 3 का राइट आंसर फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ क्या चीज़ से प्राप्त की है। तो ये अगर आप 2005 का फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या का पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो रचनावाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, रचनावाद को प्राप्त करने के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर का ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में आप देख रहे होंगे कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि यदि वह क्या करे तो बच्चे प्रेरित होंगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे, ये भी लग रहा है सही है। 2 का देखते हुए अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वर्दी पहन के आएंगे तो इसका कोई ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे से पढ़। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को प्रेरित इस टाइप से हम पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे प्रेरित है कि नहीं। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, ये भी कोई खास नहीं, नियमित रहने से ही काफ़ी नहीं है। अगर बच्चे शिक्षक से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से शिक्षक की बातों को सुन रहे हैं। तो इस कारण से 5 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए अगर प्रश्न पूछते हैं तो इससे पता चलता है कि बच्चे सक्रिय रूप से कक्षा में भाग लिए हुए और सक्रिय हैं और अच्छे से अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 का 1 नंबर का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त देखिए क्या हो सकता है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये चलिए ठीक है, बात जब बच्चे से शिक्षक वास्तविक जीवन पर मदद करेंगे तो इससे बच्चे में एक वास्तविक जीवन के प्रति काफ़ी ज्ञान हो सकता है। तो ये लग रहा है राइट। कुछ और देख लेते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा, तो देखिए 11 नंबर में क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि खाली जगह है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें देखिए बाद बाकी
उसके अलावा, मतलब उसके अलावा क्या हो सकता है इसमें देखिए, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी हासिल करते हैं बच्चे खेल के द्वारा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही, खेल में वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बिल्कुल सही, इंद्रिय उससे उत्तेजित होते हैं बच्चे। इसमें एक है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि खेल सिर्फ समय बिताना का ही तरीका, खेल के माध्यम से बच्चे अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस कारण से इसका हो जाएगा 4 नंबर का राइट आंसर, इसके अलावा। तो के अलावा जो पूछ रहा है तो 11 का इसी कारण से 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 12 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप बच्चे को किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हल करने के लिए कहेंगे तो इससे बच्चे काफ़ी अच्छे से उसको गंभीर रूप से सोचने का अवसर मिलता है। तो इसमें देखिए किस में है अलग अलग तरीके से। फर्स्ट नंबर में ही आपको है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब इस टाइप से आप शिक्षक अगर एक बच्चे को पूछेंगे कि उसको विभिन्न तरीके से कैसे हल करेंगे तो इससे बच्चे में अलग अलग सोच, उसकी सोच में एक गंभीरता आएगी। तो इसलिए 12 का फर्स्ट नंबर का ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या दिया हो, तो 13 में देखिए आपके पास दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें एक अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा को करके सीखना, परियोजना विधि से सीखना और सहयोग से सीखना। तो इसीलिए इसका 13 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। आपको करके सीखना, परियोजना विधि से सीखना और सहयोग से सीखना। तो 13 का 2। चलिए 14 नंबर का देखते हैं क्या है। तो 14 नंबर में देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसमें वही शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसमें एक है कि जब बच्चे स्कूल और सामाजिक मतलब दुनिया को मिला करके एक दूसरे को, अगर स्कूल में बच्चे के सामाजिक दुनिया के बारे में कुछ बताया जाता है तो इससे बच्चे मतलब बच्चे को ये अनुभव होता है कि शिक्षा मतलब शिक्षा उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए स्कूलों की, इसमें 14 का देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो इस कारण से 14 का 4 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है कि कोहलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोहलवर्ग वैज्ञानिक जो हमारे थे उन्होंने सिद्धांत दिया, तो उसके अनुसार से कौन सा उसके सिद्धांत के तहत आता है। तो इसमें से 15 का 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कोहलवर्ग यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, इसलिए 15 का 4 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को तो देखिए 16 नंबर में आपको क्या क्वेश्चन दिया है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित किसको करता है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सके। ये देखिए और कुछ इसका ऑप्शन तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो सके। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं तो उस सामाजिक विकास के उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है और एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ सीखते हैं। तो उसमें 16 का अगर आपको राइट आंसर 4 ही होगा कि एक संदर्भ जिसमें बच्चे निश्चित रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है। 17 में देखिए आपके पास है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व उसको कहा जाता है जिसको उभयलिंगी उसमें जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण मतलब एक ही पाया जाता है, दोनों का गुण मिल करके पाया जाता है, उसको उभयलिंगी के तहत वो आते हैं। तो इसीलिए 17 का आपको 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है, मतलब जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का गुण पाया जाता है उसी को उभयलिंगी व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इसलिए 17 का 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया है, बच्चे खाली जगह है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखिए मीडिया में भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाजीकरण में भी, संस्कृति में भी, बाकी सिर्फ ट्यूशन को छोड़कर बाद बाकी सभी में वो लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। इसलिए 18 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है। 19 में देखिए आपके पास क्या है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से
एक यह है कि तो मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक यह क्या है कि वे बच्चे की क्षमता की अस्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, मानकीकृत परीक्षण, जब किसी का परीक्षण किया जाता है, कई लोगों पर मानकीकृत परीक्षण किया जाता है, तो उसका सबसे एक परफेक्ट आलोचना वो यह है कि वह मुख्य रूप से सिर्फ मुख्य धारा की संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते, इसी कारण से ये पक्षपाती है। तो इसलिए 98 का 2 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है आपके पास दिया हुआ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत ये कहता है, लोग जाने कि बुद्धि जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। बुद्धि बहुतों प्रकार के हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के, हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार के करीब करीब 8 प्रकार का बुद्धि होता है, तो वह अलग अलग प्रकार का होता है। इस कारण से 20 का 3 नंबर में देखिए क्या दिया है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसलिए 20 का 3 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए 21 में आपके पास क्या है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे वो उपयोग कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा बात है कि शिक्षक दोनों का मूल्यांकन जो है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे के सीखने की जरूरत बच्चों की प्रगति निगरानी, उसके सीखने के अंतर को भले उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो सिंपल सा बात है कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने के लिए जो है मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन दोनों का वो उपयोग करते हैं। इसीलिए 21 का 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित इसमें से क्या नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, यह बच्चों की धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये भी ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन में ये आ सकता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका 2 ही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो सतत व्यापक मूल्यांकन में ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं आ सकता है। तो इसीलिए 22 का 2 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का आपको हो गया 2 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या दिया हुआ है, बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण होती है। तो ये सिंपल सी बात है कि आप लोग जानते होंगे कि बच्चे जो है, किसी भी इंसान या बच्चे में उसका विकास जो होता है वो आनुवांशिक और वातावरण दोनों को मिल करके उसका विकास होता है। तो इसमें देखिए 2 नंबर में ही दिया हुआ है कि आपको आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया। तो इस कारण से बच्चों में जो प्रतिभाशालीता आती है तो वो आनुवांशिकता और वातावरण के दोनों के बीच जब अन्योन्य क्रिया होती है, उसी कारण उसमें एक प्रतिभाशालीता आती है और बच्चे काफ़ी विकसित हो जाते हैं। इस कारण से 23 का 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा की माहौल की आवश्यकता होती है। किस टाइप की, अगर सामाजिक आर्थिक रूप से कोई मतलब पिछड़े हुए बच्चे, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे आते हो तो उसको किस टाइप का माहौल चाहिए कक्षा में। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये बिल्कुल गलत है, अगर बच्चों को आप वर्गीकृत करेंगे तो इससे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, अच्छा व्यवहार चलिए हो सकता है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ये लग रहा है 3 का राइट। फिर है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित वाली बात जहाँ आ गई तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका 24 का राइट आंसर आपको लग रहा है कि जब सामाजिक आर्थिक वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, अगर उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को काफ़ी महत्व दिया जाएगा तो इससे बच्चे में एक मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, आगे हम करेंगे। तो इस कारण से 24 का जो आपको 3 नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 25 में देखिए क्या दिया हुआ है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है कि उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे, तो बच्चे को सिर्फ बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी देंगे तो इससे बच्चे पर बोझ बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देने के तरीकों का उपयोग करके, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने पर, अतिरिक्त समय देने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे अच्छे से, उनके प्रति स्नेही होने पर स्नेह वाली बात तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका 25 का आपको 2 नंबर का राइट आंसर आपको होगा है। 2 नंबर का है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कब, जब शिक्षक द्वारा एक अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन अगर दिया जाएगा तो इससे बच्चे में एक स्वाभाविकता आएगी और बच्चे बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे, अधिगम में उसको काफ़ी
आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील, पहले ये जानेंगे हम अति संवेदनशील बच्चे होते कैसे। वही बच्चे जो आसानी से घबराहट जिसको होती है, जो काफ़ी मतलब ज़्यादा चंचल टाइप में होते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, बच्चे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, नहीं। तो नहीं तो सिंपल सा बात है, अगर बच्चे बेचैन होते हैं, अगर आप उसको फटकार लगाते हैं तो इससे बच्चे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका तो 26 का नहीं वाला जो है तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर का ही हो जाएगा कि बच्चे को हमको फटकार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया उसको फटकार लगाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए 26 का फर्स्ट नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो हो गया आपको 26 का क्या हो गया, 26 का हो गया आपको फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या दिया हुआ, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। सिंपल सा बात है, अलग अलग अगर अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को डील करने के लिए बच्चे कहेंगे, अलग अलग पैटर्न कहेंगे, तो इससे सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है, जो काफ़ी अच्छे से अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। तो वो एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न को जो हल करते हैं या उसको दिया जाता है, तो ये सृजनात्मक आ जाएगा। 27 का आपको 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 28 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगर इस टाइप के अगर आप बच्चे पूछते तो इससे बच्चे एक प्रकार का नहीं, मतलब उसमें समस्या हल करने के तहत ये नहीं आता है। तो इस कारण से आपको हो जाएगा 28 का फर्स्ट नंबर का ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या दिया। तो चलिए 29 में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तेजना संवेग नहीं है, स्मृति भी संवेग नहीं है, ध्यान भी संवेग नहीं, एक डर है जिससे कि अचानक से बच्चा अगर डरता है तो वो संवेग के तहत आता है। तो संवेग में आपको आ जाएगा क्या, ये जो 3 नंबर का राइट आंसर होगा, डर जो है एक संवेग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में क्या दिया हुआ है, 30 में दिया हुआ है कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो ये सिंपल सा बात है कि बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव को लेकर के है। तो इसलिए 30 का जो है 3 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का आपको हो गया 3। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो 2018 में पूछा गया था आपको दिसंबर में 2018 को। तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ईयर का कभी, फिर आपको नेक्स्ट ईयर का कोई जो पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर आते हैं वो नए क्वेश्चन, किसी भी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को लेकर के। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।